जज साहब ने जुर्म सुना और उसके बाद उस लड़के से सवाल करने शुरू किए। सुनो, क्या तुमने सचमुच में ब्रेड और पनीर के पैकेट की चोरी करी है? उस लड़के ने जज साहब को देखा तो जज की खबर हो गई। जी हाँ जज साहब, मैंने ही ये ब्रेड और पनीर के पैकेट की चोरी करी है। तो तुमने चोरी क्यों करी है? मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी उसूल। सुनो, तो तुम खरीद लेते, मेरे पास पैसे नहीं थे तो तुम अपने घर वालों से मांग लेते। मैं आपको क्या बताऊंगा जज साहब, मेरे घर में सिर्फ बूढ़ी माँ है, जो बीमार है और बेरोजगार है। मैंने उसी के लिए ये ब्रेड और पनीर के पैकेट की चोरी करी थी हुजूर। अच्छा क्या है, जालिम तकदीर के तीरों की चोट मन ही मन सहना, या मुसीबतों के समंदर के खिलाफ हथियार उठाना और डट कर उसका खात्मा कर देना। मर जाना, सो जाना, बस। काश हम एक नींद लेकर कह सकते कि अब सीने में कोई दर्द नहीं, वरना वो हजार छोटे जिंदगी की जो इस हाड़ मास के पुतले को विरासत में मिली, कैसी मनचाही परिणति होती है। मर जाना, सो जाना, सो जाना के वाक्यात की कड़ियां जो मेरे जहन में उभर रही हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए अपनी जिंदगी के हालात आप सभी को सुनाना मेरे लिए लाजमी हो गया है। मेरे वालिद पोली बस कोरियन थे, वालिदा मेरो पेडोरियन। मेरी परवरिश बहुत ही अच्छे ढंग से हुई, लेकिन एक रोज अजीब सी वारदात हुई, या शायद मैंने ही उस वाक्य को जरूरत से ज्यादा अहमियत दी। वाक्य ये था कि एक रोज मैं चंद दोस्तों के साथ शक्ले मनोशी में मशरूफ था। शराब के नशे में धुत एक दोस्त ने मुझसे कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने रणभूमि में, क्योंकि उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में। अगर निहत्ता उन्हें पापी दृष्टित्युम्न ने अस्त्रों से खंड खंड कर डाला। युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने उसको वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर जो शुद्ध था, कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर दी। धर्मराज होकर वे बोले, नर क्या कुंजा, मानव को पशु से पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं हूं पशु मात्र, अंध बर्बर पशु, जो कि इस अंधी गुफा में हूं भटक गया। गुफा ये पराजय की। दुर्योधन सुनो, दुर्योधन, मैं ये तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा, शेष हूं मैं दुर्योधन। करूं इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर यदि मुझे पिघली नरकाग्नि में भी बलना पड़े, फिर भी शायद उतनी यातना नहीं होगी। नहीं, जीवित रहूंगा मैं, अंधे बर्बर पशु सा। वाणी हो सत्य धर्मराज की, मेरे इन पसलियों के नीचे तो पंजे उगाए, मेरी ये पुतलियां बिन दांतों के चीख खाएं, पाए से वध, केवल वध, केवल वध। वो कहते हैं ना, उतारते दिक्पाल भय से है हमारी आरती, कर रहा पंखा पवन अग्नि जनों को वारती। हम ही जगत के हैं ईश, वीर जो त्रिभुवन है और नहीं भगवान कोई। जब स्वयं हम भगवान हैं, जब स्वयं हम भगवान हैं। धन्यवाद। मजा आ गया रोहित भाई, गुड, वेल डन। हैमलेट की करी, फिर अश्वत्थामा, फिर उसके बाद जो आते रहे। लाइक लास्ट में कैरेक्टर रावण की भी थोड़ी सी एक सोलोलॉजी जैसी थी, तो अचानक से वो 2010 दोबारा आ गया। तो मैं फॉर्चुनेट तो खैर रहा, मैं ये कहता हूँ मैं बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट रहा हूँ। इफ आई टॉक अबाउट द फील्ड ऑफ थिएटर, लाइक आई वाज
देयर एवरी टाइम। लाइक 2006 में शायद जब मदनदा हैमलेट कर रहे थे, तो हैमलेट प्ले में 2006 में 2006 ही था वो एग्जैक्ट, तो उसमें मैं क्लाउन का कैरेक्टर कर रहा था। फिर स्वाइप मतलब 2015 आता है, फिर उसी प्ले में हैमलेट का किरदार खुद करना, वो बहुत अच्छी अनुभूति रही है। और ऐसे ही एग्जैक्ट मेरे साथ हुआ जो अंथई कैरेक्टर प्ले है, उसमें प्रहरी का कैरेक्टर, फिर अचानक से 10 साल का ही डिफरेंस आता है, फिर उसमें अश्वत्थामा करना। और कुमाऊनी रामला में भी एग्जैक्ट वही है कि लाइक कुमाऊनी रामला तो लगभग सब कोई ना कोई बंदर राक्षस बने ही होंगे, तो मैं भी वैसे ही लाइक राक्षस बना, और उसके बाद जो रावण बनते थे उन्हें देखता यार कितना अच्छा गा रहे हैं। फिर अचानक से 10 साल के बाद उसमें रावण का किरदार करना, तो थिएटर से खैर बहुत पुराना नाता रहा है। 2004 से थिएटर कर रहा हूँ, और कहूँगा अगर अलाइवनेस मेरी जिंदगी में है तो वो थिएटर की वजह से है। और जिंदगी जीने का ढंग मैंने थिएटर से ही सीखा है। वो खैर काफ़ी गुरुजन भी बैठे हुए हैं और सब बताते भी हैं लाइक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म है थिएटर। लाइक आई वॉज अ वेरी शाय स्टूडेंट ड्यूरिंग माई स्कूल डेज। मतलब कोई लड़की बगल में बैठ जाती थी तो मतलब मेरी मुंडी भी ऐसे नहीं घूमती थी, तो ऐसा रहा है। बट थिएटर हैज हेल्प मी सो मच, तो इसका तो जिंदगी भर रेडी रहूंगा मैं सर। थैंक यू सर। थैंक यू रोहित। अब मैं गुजारिश करूंगा मेरे सामने मंजूर हुसैन साहब और बाकी आना चाहें तो बढ़िया है, शेयर हमें करना चाहिए और खूब सारा काम करना है। मंजूर साहब 2 बातें हो जाए तो मजा आ जाए। सबसे पहले मैं अपने दोस्त इदरीस मलिक को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे मंच दिया। उसके उपरांत जो बच्चों ने यहाँ पे नाटक किया, नेहरू के राजहंस, महात्मा गांधी की थी, अच्छी प्रस्तुति रही। सब कलाकार धन्यवाद के पात्र हैं। और मेरे सारे रंग कर्म के साथी यहाँ पर जो बैठे हैं, सबका यहाँ पे अभिनंदन और स्वागत है। मैं ज़्यादा यहाँ पर कुछ ना कहते हुए बात ठीक ना होने की वजह से मैं ज़्यादा यहाँ पर ऐसा कुछ कर नहीं पा रहा हूँ या कर नहीं पाऊँगा। लेकिन फिर भी जब मंच पे मेरे दोस्त ने मुझे बुला दिया है तो मैं कुछ ना कुछ आपके सामने रखना तो चाहूँगा ही। मैंने एक नाटक किया था निर्मल पांडे के निर्देशन में, अजवा बहुत, जिसमें मैं सूत्रधार की भूमिका निभा रहा था। उसमें एक जागर है, उसके थोड़े से जितना मुझे याद आए, मुझे लग रहा है कि मैं पूरा शायद मेरे को याद नहीं है, लेकिन जितना भी मुझे याद आएगा मैं उसको आपके सामने जागर के 2-3 थोड़े शब्द हुए हैं इस चीज के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आपको हो नहीं पाएगी तो इजाजत है। तो जागो रे जिन जागना जब जागर की बात, और फिर क्या जागे नाम का जब कोई पाँव फंसा। धरती माता तुम्हारा ध्यान जगे, ऊंचे आकाश तुम्हारा ध्यान जगे, पूरब की कालिका पश्चिम की मालिका, उत्तर की हुल्ला दक्षिण की वैष्णवी माता तुम्हारा ध्यान जगे कि रात के मनखियों तुम्हारा ध्यान जगे। कि आज की रात इस पावन कथा बेला में हम तुम्हें जगाते हैं रे, कि रात के मनखियों तुम्हारा ध्यान जगे। और उस शक्ति को चीज नवाते हैं कि जिसने इंड से पिंड और पिंड से ब्रह्मांड रचाया। क्या किया कि सुनहरे रुपहले नर्मदा गणों की सर्जना की, जिसका अंड फूटने से ब्रह्मांड की रचना हुई, जिसका आधा भाग ऊपरी नौखंडी आकाश बना, मध्य भाग से अमृतलोक बना और निचले भाग से 3 ताल धरती बनी, और धरती पर खाक का मनुष्य बना। खाक की बात क्या, खाक की करामात क्या, कि खाक का मनुष्य लाख का भी है, कि खाक का भी है, कि खाक को भी लाख और लाख को भी खाक बना देता है। इसी तरह मेरी वीर कथा के नए कहने वाले 22 भाई बकौल
जो आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं और आप भी हो सकते हैं कि इस धरती पर जन्म किया लिया कि मनखी नाम ऊंचा और माथ चौड़ा कर दिया। इसी तरह मनुष्य की राख उड़ाने वाले अधर्मी दलेबाज जो अभी तक 26 बने बैठे थे मन की मात्र के लिए, सोने से लगे बफलों के सामने। इसी बात से तीनों दलेबाजों के, जो आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, कि हृदय में क्या चोट क्या लगी कि छाती पर सांप लौटने लगे, कि षड्यंत्र रचने लगे बफलों के विनाश का। इसीलिए कहता हूं मेरे साथियों कि जागो रे जिन जागड़ा, जब जागरण की बार, और फिर क्या जागे नानका जब सोए पांव पसार। धन्यवाद। मैं दिलीप मलिक से चाहूंगा कि आए और माइक संभालें, आगे मौका मिले। थैंक यू मंजूर भाई, खूब सारी बातें करनी है आपसे। और रितेश जी यहाँ हैं क्या? अच्छा, रितेश जी नहीं है तो अजय भी। उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं स्टेज पर अपनी कहानी प्रस्तुत करूं। तो लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है कहानी अपराध और डर। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अमेरिका। अमेरिका में एक माँ अपने 12 साल के लड़के के साथ रहती। दोनों बहुत खुश थे। माँ अपने बेटे का ख्याल करती और 12 साल का लड़का अपनी माँ का हमेशा ख्याल करती। एक दिन वो लड़का अचानक एक स्टोर में पहुंचता है। ये लो, इधर उधर देखता है, 2 पैकेट चुराता और भागने लगता है। गार्ड उसे देख लेता और पकड़ लेता है। मेरी नजर से बच के कैसे जा सकते हो तुम? छोड़ दो मुझे छोड़ दो। मुझे इन पैकेटों की बहुत ज्यादा जरूरत है, छोड़ दो मुझे। गार्ड इधर से छूटता है और फिर भागता है। वो स्टोर के सेल्फ से टकराता है और स्टोर का जो सेल्फ था वो टूटकर नीचे गिर जाता है। लेकिन वो लड़का पकड़ा जाता है। छोड़ दो मुझे छोड़ दो। मुझे इन पैकेटों की बहुत ज्यादा जरूरत है, छोड़ दो मुझे। स्टोर का मालिक कोर्ट यानी न्यायालय में पहुंचता है और जज के सामने सारी बातें रख देता है। जज साहब, मैं झूठ कहूंगा, सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जज साहब, ये वही लड़का है जिसने मेरे स्टोर में चोरी करी थी। और जज साहब, इसने मेरे स्टोर के सेल्फ को भी तोड़ा था। इसने मेरा बहुत ज्यादा नुकसान किया। जज साहब, मैं चाहता हूं इस लड़के को कठोर से कठोर दंड दीजिए। बस जज साहब, मैं यही कहना चाहता हूं। जज साहब ने जुर्म सुना और उसके बाद उस लड़के से सवाल करने शुरू किए। सुनो, क्या तुमने सचमुच में ब्रेड और पनीर के पैकेट की चोरी करी है? उस लड़के ने जज साहब को देखा तो वैसे ही खबर हो गई। जी हाँ जज साहब, मैंने ही ये ब्रेड और पनीर के पैकेट की चोरी करी है। तो तुमने चोरी क्यों करी है? मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी उसे। सुनो, तो तुम खरीद लेते, मेरे पास पैसे नहीं थे तो तुम अपने घर वालों से मांग लेते। मैं आपको क्या बताऊंगा जज साहब, मेरे घर में सिर्फ बूढ़ी माँ है। जो बीमार है वो बेरोजगार है। मैंने उसी के लिए ब्रेड और पनीर के पैकेट की चोरी करी थी हुजूर। जज साहब ने फिर उससे एक सवाल किया। सुनो, क्या तुम नौकरी नहीं करते? जज साहब, मैं भी नौकरी करता था। एक कार वॉश में मैं भी नौकरी करता था जज साहब। लेकिन मेरी माँ की तबीयत बिगड़ गई और मैं उसकी देखभाल के लिए घर पर ही रुक गया जज साहब। लेकिन अगले दिन जब मैं काम पर पहुंचा तो उसके मालिक ने मुझे नौकरी से ही निकाल दिया जज साहब। सुनो, निकल जाओ नौकरी से। तुमने मेरा कल बहुत ज्यादा नुकसान किया है। मैं नहीं चाहता इस तरह के कर्मचारी। जाओ, निकल जाओ यहां से। मैं क्या करूं? उसने मुझे नौकरी से ही निकाल दिया। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े। मैंने कहा मेरे सिवा पूरी माँ को कोई नहीं देखभाल करने वाला।
लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी और मुझे नौकरी से ही निकाल दिया। अब जज साहब मुझसे आखिरी सवाल सुनो, तुमने किसी से मदद नहीं मांगी, तुम चुप क्यों? मुझे इसका जवाब चाहिए। लड़के ने बड़े मासूमियत से सवाल का जवाब देना। मैं आपको क्या बताऊं जैसा, आपको यकीन नहीं होगा, मैं सुबह से घर से निकल गया था, तकरीबन 40-50 लोगों के पास में गया। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े, पैर पकड़े जज साहब, मैंने उनसे कहा मेरी बात पूरी है, बीमार है, और उसने 3 दिन से कुछ नहीं कहा। आप मुझे पैसे मत दो जज साहब, पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस कुछ खाने को दे दो जो मैं अपनी बूढ़ी माँ को खिला सकूं। लेकिन जज साहब किसी ने भी मेरी मदद नहीं करी, और तो और सब लोग मुझ पर हंसने लगे जज साहब। अब आप बताइए मैं क्या करता, मुझे मजबूर होकर ये चोरी करनी पड़ी। और बदकिस्मती देखिए मेरी जज साहब, मैं पकड़ा गया और उधर मेरी माँ, बेचारी बूढ़ी माँ भूख से हिलक रही। आप मुझे जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। सजा जो थी वो खत्म हुई, और उसके बाद जज साहब ने अपना यानी निर्णय लेना, निर्णय सुनाना शुरू किया। सुनो, चोरी करना जुर्म है, जिसके लिए हम सब के सब जिम्मेदार। मैं कोर्ट में बैठे हुए हर एक शख्स को $10 जुर्माने की रकम जमा करने का हुक्म देता हूँ, और कोई भी $10 दिए बगैर इस कोर्ट रूम से बाहर नहीं जाएगा। इतना कहने के बाद जज साहब ने अपनी जेब से $10 निकाले और 19 और पेन उठाकर अपना ये अदालत स्टोर के ऊपर $1000 जुर्माना लगाती है कि उसने एक भूखे बालक को गैर इंसानियत ढंग से पुलिस के हवाले कर दिया। अगर स्टोर का मालिक चाहता तो ये केस वहीं पर समाप्त हो जाता। और ये अदालत ये भी फैसला सुनाती है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जुर्माने की सारी रकम कोर्ट में जमा कर दी जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कोर्ट स्टोर को सील कर देने का हुक्म देती है। और अदालत का ये भी फैसला है कि जुर्माने की सारी रकम इस लड़के को दे दी जाए। और ये अदालत ये भी फैसला सुनाती है और इस लड़के से माफी चाहती है। और आज अदालत का एक अहम फैसला ये भी है कि आज से इस लड़के की सारी शिक्षा का खर्चा सरकार यानी निर्णय को सुनकर कोर्ट में बैठे हुए हर एक शख्स, और वो लड़का, जी हाँ, वो लड़का भी सिसकियां मार मार कर रो रहा था। और वो बार बार जज साहब को देखा। जज साहब अपनी आंखों के आंसू को छुपाते हुए धीरे 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 करके क्या हमारी समाज, हमारी अदालतें इस तरह का फैसला ले सकती है। चाणक्य ने भी कहा है, अगर कोई भूखा व्यक्ति रोटी चुराते हुए पकड़ा जाता है तो उस देश के राजा के हाथ काट दो। हेलो, माय सेल्फ नवल आर्या। ये नाटक अंधा युद्ध, इसका एक कैरेक्टर है संजय, तो मैं कलयुग प्ले कर रहा हूँ। भटक गया हूँ मैं, जाने किस पर टकवन में, पता नहीं कितनी दूर और हस्तिनापुर है, कैसे पहुंचूंगा मैं, जाकर कहूंगा क्या। आज इस लज्जाजनक पराजय के बाद भी क्यों जीवित बचा हूं मैं, क्यों जीवित बचा हूं, कैसे कहूं। कमी नहीं शब्दों की आज भी, मैंने ही उनको बताया था युद्ध में घटा जो जो, लेकिन आज इस अंतिम पराजय के अनुभव ने
जैसे प्रकृति ही बदलती है सत्य की, आज कैसे वही शब्द वहां बनेंगे इस नूतन अनुभूति के। किसने पुकारा मुझे? प्रेतों की ध्वनि है या मेरा भ्रम ही है? जीवित हूं, जीवित हूं। आज जब कोसों तक फैली हुई धरती को पाट दिया अर्जुन ने भूलुंठित कौरव कबंधों से, शेष नहीं रहा एक भी जीवित कौरव वीर। सात्यकी ने मेरे ही वध को उठाया था अस्त्र। अच्छा था यदि आज मैं भी नहीं बचता शेष, किंतु कहा व्यास ने मरेगा नहीं, संजय अवध्य है। कैसा ये श्राप मुझे व्यास ने दिया है अनजाने में। संकट युद्ध महानाश प्रलय विप्लव के बावजूद शेष बचोगे तुम संजय, सत्य कहने को अंधों से। किंतु कैसे कहूंगा मैं? सात्यकी के उठे हुए अस्त्र के चमकदार ठंडे लोहे के स्पर्श में मृत्यु को इतने निकट पाना मेरे लिए ये बिल्कुल ही नया अनुभव था। जैसे कोई तेज वाण किसी कोमल मृणाल को ऊपर से नीचे तक चीर जाए। क्षणत्रास के उस बेहद गहरे क्षण कोई मेरी सारी अनुभूतियों को चीर गया। कैसे दे पाऊंगा मैं संपूर्ण सत्य विकृत अनुभूति से? कैसे कहूंगा वो जो सम्राटों का अधिपति था, खाली हाथ नंगे पांव रक्त सने फटे हुए वस्त्रों में टूटे रथ के समीप खड़ा था निहत्था ही। अश्रु भरे नेत्रों से उसने मुझे देखा और माथा झुका लिया। कैसे कहूंगा, कैसे कहूंगा? पहली बार आपकी परफॉर्मेंस है कि नवल कीप इट अप और करते रहिएगा आप, हैं? आप ही का गुजार है। और अब आ रहे हैं आपके चहेते जानी डायरेक्टर जावेद। सर्वप्रथम पीएम शाह ओपन एयर थिएटर का पुनर्निर्माण होने पे आप सभी को बधाइयाँ। और मेरे जो गुरुजन यहाँ पर मौजूद हैं सभी को आज जो 5 सितंबर को गुरु दिवस होता है उसकी भी बधाइयाँ बहुत बहुत। यदि आप लोग नहीं होते तो शायद हम लोग यहाँ खड़े नहीं होते। मैं एक तो मोनोलॉग करूँगा और एक छोटी सी कविता है जो थोड़ा सा पीएम शाह ओपन एयर थिएटर से जुड़ी हुई है। पुनर्निर्माण। एक जर्जर बूढ़ा सा शरीर किंतु मजबूत हड्डियां लिए हुए चल पड़ा एक सफर की ओर, एक लंबी राह पर। कुछ दूर चलकर तैरकर उसने एक मंजिल तय करने की कोशिश की। बढ़ता रहा आगे ही आगे। फिर कुछ वक्त अंतराल हुआ। उस अंतराल के बाद एक पुनर्निर्माण हुआ। फिर एक पौध लगा। एक छोटे से पौधे पर एक कली आई और फिर एक विशाल वृक्ष बना। अब इस वृक्ष पर कुछ फल लगने लगे हैं। इस वृक्ष पर कुछ फल लगने लगे हैं। अब देखना यह है कि ये फल कौन तोड़ता है और कौन खाता है। बस ये समय का एक अंतराल है जो पुनर्निर्माण की तरफ बढ़ता चला जाता है। बस बढ़ता चला जाता है। Well done. कुछ नहीं है, वो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरा जो है वो एक डायलॉग है, स्पीच है। ओके, स्टार्ट करता हूँ। चलने लगी, चल देना चाहिए। आवाज आ रही।
देखो सही है, अच्छा लगता है। देखा नहीं मैंने आज तक यार, सर काली अच्छा है यार, सर अच्छा था। कोई नहीं, अच्छा लग रहा है। ভালো करता है। बड़े भाई साहब प्ले सभी ने देखा है, एक कहानी है मुंशी प्रेमचंद की। उसमें मैंने छोटे भाई का रोल किया था और नैनीताल के साथ उसकी एक अच्छी बात यह है कि उसमें बहुत लोगों ने छोटे भाई का रोल किया, लेकिन बड़े भाई एक ही रहे हैं अक्सर, अनवर भाई। तो उसमें एक छोटी सी speech है, एक गाना गाना चाहता हूँ। हाँ, तो कहानी जो स्टार्ट होती है, कौन है? मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन 3 दर्जा उन्होंने की उसकी उम्र में पढ़ना एक शुरू मिनट किया। इसको पकड़ दो, जैसे इसकी डायलॉग खत्म हो मैं तो इस पे रहने दो यार, बहुत लंबा हो गया, कितने पेड़ है नहीं जा जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते। वो इस भवन की बुनियाद को इतना मजबूत बना डालना चाहते थे। तुम्हें बस हो रही है भाई, तू जाऊंगा महल हो बन गया क्या करो तुम, इसलिए समझ वो रहे एक हो हमें फोन पकड़ लिया तुम पहुंच जाओगे, 2 बार मैं नहीं करते, पहुंचता, फिर 3 बार, फिर बार ये बार, बात कर दो सच्ची नहीं पहुंचता। और मैं मैं तुम्हारा वो देख रिएक्शन बिना पढ़ने में मन ही नहीं लगता। मैं सोचता कैसे उनकी नजर से बचूं और बाहर निकल जाऊं। जैसे ही मुझे मौका मिलता मैं कमरे से बाहर निकलता था और कभी कभी कंकड़ियां उठाता तो कभी गेट को झूला बनाकर झूलता और इधर से उधर झूलता ही। और जब सुबह का सारा समय गुल्ली डंडा की भेंट करके मैं कमरे पर पहुंचता तो भाई साहब मुझे देखते ही मानो तलवार चलती। इस तरह पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे। अच्छा तब चश्मा रखा अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, ये बच्चों का काम नहीं है। मैं कहा से मैं खुद ही कर रहा कितने हूँ। राजा हुए, कितने किंग हुए, अरे ये सब याद रखना कोई मजाक नहीं है। और जब देखो तब गुल्ली डंडा और पतंगबाजी में लगे रहते हैं। ऐसे पढ़ने से अच्छा है कि घर चले जाओ और जाकर वहाँ कोई काम करो। मैं जैसे गिल्ली डंडा के दादाजी के पैसे ऐसे बर्बाद करते हो, है? और भाई साहब की ये बात सुनकर अभी तो पूरी मुझे खुद पर तरस आने लगा और मैं सोचता कि इस बात खूब मन तक आकर पड़ा। झटपट एक कॉफी निकालता और एक टाइम टेबल तैयार। लेकिन टाइम टेबल बनाना एक अलग बात है,
और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती, वो खुली डंडी की हरकतें, वो बच्चों की खेल और वो पतंग की डोर मुझे अपने साथ कहीं खींच ले जाती है और फिर मैं उसके साथ आकाश में उड़ता और फिर वही सब शुरू हो जाता। बड़े भाई का लड़कियों से बचना, छुप कर कमरे में आना, सालाना पेपर हो और भाई साहब मैं पास हूँ। और मैं ना जाने कैसे पास हो गया। मैंने इतनी मेहनत नहीं की, फिर भी मैं पास हो गया और दर्जे में अव्वल आया। लेकिन इस पास होने की खुशी ऐसे ही रफ्त चक्कर हो गई। भाई साहब फेल हो गई और मैं अपने पास होने की खुशी ऊपर चला तो हुआ है कल गया है कल एक बार एक चलने पर घूम गया और इधर से उधर दौड़ते वक्त अचानक ही मैं भाई साहब से टकरा गया। थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि लोग ये यहाँ पे अभी आपने कल भी सुनी होगी, परसों भी सुनी होगी, किसकी चीज सुनी होगी गिरी की साइड में कि जी जो खानदान है कैटमस की बेलों पर खिलने वाले। तो मैं उसको जरा सा एक दूसरा चेंज देकर के आप लोगों से बात करना चाहूंगा। मैं जीत मलिक से कहूंगा बैठ जाओ यहाँ पे और मैं कहूंगा जीजू खानदानी कैटमस की बेलों पर खिलने वाले नए फूलों, इस फरियाद का मकसद क्या है? ये शाकी, ये फूलों के हाथ, ये शहर में फैला हुआ मुकद्दस धुआं, ये दर्दों की चीखें किस लिए? किसी खबरदार पे यकीन न करते हुए बताते खुद हम वजह दरियाफ्त करने के लिए आए हैं। हम मेरी बस जिसके नाम का जनता चार आलम में बच रहा है। मुझे आप ही बताएं कि माजरा क्या है? किसी बात का डर है, किसी चीज की ख्वाहिश है? अरे बिना खौफ खतरा बयान करो। हम संगे दिल नहीं है, हम आपकी दरख्वास्त पर जरूर गौर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मंजूर भाई। अजय भी प्लीज आप आए। अजय खूब सारा थिएटर करने के बाद आजकल इन्होंने करीब 7-8 फिल्में बना रहे हैं और बना दी हैं और आधा समय मुंबई में रहते हैं और आधा समय यहाँ पर और बेहतरीन एक्टर के साथ बहुत बढ़िया निर्देशक भी हैं, फिल्म निर्देशक भी हैं। आपने शेक्सपियर के मोरलेस काफ़ी सारे प्लेस किए हैं जिसमें ओथेलो है और वो आप ही खुद ही बताएं तो अच्छा है। अजय भी सवाल। थैंक यू सर। हेलो सर, कुछ तैयार तो नहीं है लेकिन अंदर से मन कर रहा था कि नया नया मंच बना है तो इस पर जाया जाए और यहीं से शुरुआत करी है हमने। और जिस टाइम हम काम कर रहे थे उस टाइम पर यहाँ पर साउंड भी नहीं हुआ करता था। मंच मेन मंच वहाँ पर था, इधर ऑडियंस थी और बिना साउंड के हमने उस टाइम पर काम किया था। काफ़ी ट्रैफिक होता था, सारी चीज़ें होती थी, लेकिन खैर वो पुरानी बातें हैं। और आज हम एक खूबसूरत ओपन एयर थिएटर में बैठे हुए हैं और हमारे गुरुजी आज शिक्षक दिवस भी है तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ जो उन्होंने हमें मंच दिया है। और कुछ याद तो नहीं है लेकिन मन तो कर ही रहा था इस मंच पर आने के लिए, लेकिन फिर मैं एक गॉडफादर फिल्म है, शायद आप लोगों में से काफी लोगों ने देखी होगी। उसमें एक कैरेक्टर है अल्पचिनो साहब ने किया है वो गॉडफादर में, तो उसका एक छोटा सा मैं डायलॉग्स बोलना चाहूँगा। सुनिए साउंड ठीक है? नहीं आ रही उसमें, इतनी वॉइस नहीं आ रही। तभी तो मैं माइकल जो है, माइकल के घर में जो है उन्होंने अटैक कर दिया और उसके बाद
शाम को बाहर सिसली चले जाते हैं। जब उनको पता चलता है कि अटैक किसने किया है, वो उसके दोस्त की है। अब वो जब उनसे मिलने जाते हैं तो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, उसके लिए हम थोड़ी सी कोशिश करें। मैं नहीं चाहता था कि तुमको पता चले कि मैं तुमको मालूम है मेरे घर में क्या हुआ? तुमको मालूम है मेरे घर में क्या हुआ? मेरे घर में क्या मेरी बीवी सोती है, क्या मेरे बच्चे खिलाते कहते हैं मेरे घर में। ये मत समझना कि मैं तुम्हारे हाथ खून से रंगना चाहता हूँ। मुझे ये भी मालूम है कि मुझको मरवाने की कोशिश किसने की। अभी कुछ बदल गया है। पहले यहाँ पर रहते थे, फिर तुम आए। वहां पर एक गोल मेज हुआ करती। मेरे डैड ने मुझे यहाँ पे काफी कुछ सिखाया कि दुश्मनों को करीब रखो और दोस्त को गौर भी करें। ओके, थैंक यू।